Hello friends, dear students, today our topic is work and work done by a constant force. ये आज आपका टॉपिक है और ये आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं ये आपका नया यूनिट भी है। यूनिट का नाम क्या है? दैट इज वर्क एनर्जी पावर। इसमें आपका पहला लेक्चर देने जा रहा हूं मैं, दैट इज वर्क। वर्क क्या है? देखिए फिजिक्स में वर्क की जो डेफिनेशन है इसको आपने समझना अच्छे तरीके से, तब जाकर आप कहीं पर भी ये कह सकते हो आप कि यहां पर वर्डन हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहले आपने ये समझना है कि वर्डन किस फोर्स से हो रहा है, और वर्डन जो हमारे पास होता है वहां पर जो इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी जो होती हैं वर्डन किस पर डिपेंड करता है, वो हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। तो फिजिक्स जो कहती है हमारे पास ये कह रही है कि अगर हम एक बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसे यहां पर फोर्स अप्लाई की गई है किसी एंगल पर, तो बॉडी डिस्प्लेस हो रही है ए पोजीशन से। ये बॉडी की ए पोजीशन है, यहां से बॉडी डिस्प्लेस हो रही है कहां पर? बी पोजीशन पर, और बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? एस। इसका मतलब बॉडी पर फोर्स भी अप्लाई की गई और बॉडी पर डिस्प्लेसमेंट भी हुई। तो जब बॉडी की डिस्प्लेसमेंट होती है और वहां पर फोर्स भी प्रेजेंट होती है, तो वहां पर हमारे पास वर्डन होता है बाय दिस फोर्स, इस फोर्स की वजह से। क्लियर आपको? ये फिजिक्स की डेफिनेशन है। फिजिक्स जो हमारे पास जो वर्क की डेफिनेशन जो है वो यही कह रही है कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर वर्डन। जैसे अगर मैं लिख रहा हूं मैं, तो फिजिक्स जो हमारे पास अगर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स अगर मैं लिख रहा हूं मैं, तो मैंने कोई वर्डन नहीं किया क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है राइटिंग में, समझे आप? या मैं पढ़ रहा हूं मैं, या मैं कपड़े धो रहा हूं मैं, समझे आप? तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स वहां पर कोई वर्डन नहीं हो रहा है। लेकिन इसको अच्छे तरीके से समझना है कब वर्डन होता है कब नहीं होता है, फोर्स कहां पर अप्लाई कर रही है और डिस्प्लेसमेंट कहां पर है, किस एंगल पर फोर्स है और किस एंगल पर डिस्प्लेसमेंट है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से समझोगे आप, तब जाकर आपको ये जो हमारे पास जो है वर्डन जो है, वर्क जो है, वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर डेफिनेशन लिखी है मैंने, वर्क क्या है जो फिजिक्स की डेफिनेशन है। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी डिस्प्लेस द बॉडी थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस। बॉडी की डिस्प्लेसमेंट होती है थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में हमारे पास बॉडी जब कोई डिस्टेंस कवर करती है, उसकी कोई डिस्प्लेसमेंट होती है, देन वर्क हैज टू बी डन, तब वर्डन होता है। क्लियर आपको? तो ये वर्डन हमारे पास जो है होता है। आप देखिए वर्डन बाय कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स होता है हमने एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई की, हमारी फोर्स वेरी नहीं कर रही है, सेम फोर्स। यहां पर मैंने इस बॉडी पर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई की, ऐसे इस बॉडी पर कांस्टेंट फोर्स, जैसे 2 न्यूटन की या 3 न्यूटन की मैंने फोर्स अप्लाई की, समझे आप? बॉडी डिस्प्लेस हुई, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई बॉडी की? एस डिस्प्लेसमेंट हुई। बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज की ए से बी, और यहां पर आप देखोगे आप जो मैंने फोर्स अप्लाई की है बॉडी पर, इट इज एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस। ये फोर्स जो अप्लाई की है मैंने किसी एंगल पर फोर्स अप्लाई की, किसके? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस के एंगल पर। या आप ये भी कह सकते हो आप फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के साथ वो कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही है। आप देखिए यहां पर आपको कहूंगा मैं, ये फोर्स जो है जो हमने किसी एंगल पर फोर्स अप्लाई की है, दिस फोर्स हैज 2 कंपोनेंट, जो वेक्टर्स में भी आपने पढ़े हैं, मैंने पढ़ाया है आपको। वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस फोर्स का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा, एंड द सेकंड इज वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा। ये मैंने पहले ही बोला है आपको कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो फोर्स का होगा एफ कॉस थीटा, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस। इस फोर्स का जो इफेक्ट, जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स एफ है, इसका जो इफेक्ट हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है वो कितना है? वो एफ कॉस थीटा है। यही एफ कॉस थीटा जो हमारे पास है बॉडी को डिस्प्लेस करेगी
हॉरिजॉन्टल एक्सेस पर आगे की तरफ, जैसे इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई, एस डिस्प्लेसमेंट हुई ए पोजीशन से बी पोजीशन पर, तो इस फोर्स का कौन सा इफेक्ट, इस फोर्स का कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होगा इसकी डिस्प्लेसमेंट के लिए, दैट इज एफ कॉस थीटा। अब देखिए बॉडी ऊपर तो नहीं उठी, अगर बॉडी ऊपर उठती, समझा, वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर के लिए अगर बॉडी जाती तो हमारे पास एफ साइन थीटा भी वहां पर प्रेजेंट होता, एफ साइन थीटा भी रेस्पॉन्सिबल होता। लेकिन यहां पर बॉडी सरफेस पर ही मूव कर रही है, बॉडी ए से बी गई, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, एस डिस्प्लेसमेंट हुई ऑन द सरफेस हॉरिजॉन्टल एक्सेस पर, समझा। तो इसका मतलब एफ कॉस थीटा जो हमारे पास होगा वो रेस्पॉन्सिबल होगा वर्डन के लिए। क्लियर आपको? तो ये हमारे पास है फोर्स की वजह से जो फोर्स अप्लाई की, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, एस हुई। तो वर्डन जो होगा हमारे पास, जो कांस्टेंट फोर्स से हमने वर्डन निकाल जा रहे हैं, तो यहां पर हमारे पास ये वर्डन जो होगा आपका, ये वर्डन किसके इक्वल होगा, दिस वर्डन विल बी इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो फोर्स हमने अप्लाई की और एस जो डिस्प्लेसमेंट हमारा, फोर्स जो हमने अप्लाई की दैट इज एफ, और जो डिस्प्लेसमेंट हुई बॉडी की दैट इज एस। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो वर्क इक्वल होता है। लेकिन ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब यहां पर हम कहेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए डॉट बी जो होता है वो ए बी कॉस थीटा के इक्वल होता है, और वही यहां पर ए बी की जगह पर है एफ एस है, तो एफ एस कॉस थीटा होगा, एफ एस कॉस थीटा। क्लियर हो आपको? और यहां पर आपको मैं कहूंगा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं वर्क इज इक्वल टू, ये जो वर्क डन होगा आपका ये वर्क डन जो हमारे पास जो है, दिस वर्क इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा एस। ये जो एफ कॉस थीटा, क्योंकि एफ एस कॉस थीटा है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं एफ कॉस थीटा एस। क्लियर आपको? क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि यहां पर जो ये एफ कॉस थीटा जो है, ये इस फोर्स का कंपोनेंट है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, यही फोर्स जो हमारे पास एफ कॉस थीटा रेस्पॉन्सिबल है बॉडी को ए से बी तक पहुंचाने में, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, एस। तो इसका मतलब ये कॉस थीटा जो हमारे पास जो है, ये एफ कॉस थीटा है, और ये फोर्स का कंपोनेंट है अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस। तो इसी को जब हम रिशफल करते हैं, कॉस थीटा को आगे ले लेते हैं, तो हम लिखते हैं एफ एस कॉस थीटा। तो वर्डन जो हुआ आपके पास वो किसके इक्वल है, एफ एस कॉस थीटा के इक्वल है, बाय दिस कांस्टेंट फोर्स, इस कांस्टेंट फोर्स की वजह से। यहां पर देखो कि ये थीटा जो है, ये एंगल है किसके बीच में, रिजल्टेंट फोर्स और हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट के बीच में ये एंगल है थीटा। अब देखिए, मैंने आपको बोला कि जो भी हमारे पास एक बॉडी जो होती है, हमारे पास वर्क जो हमारे पास है, ये दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करता है। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करती है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये वो स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो वर्क जो आपके पास क्या है, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। क्यों है स्केलर क्वांटिटी? बिकॉज वर्क जो हमारे पास जो है, इट डिपेंड्स ऑन द डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करता है। इसके बाद वर्क जो हमारे पास जो है, वर्क का ऐसा यूनिट क्या है, इसको किस में आप मेजर करोगे आप? एक तो हमारे पास यहां पर हम अगर इसका ऐसा यूनिट निकालेंगे हम, तो ऐसा यूनिट इसका क्या होगा, एक तो हमारे पास फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर। तो न्यूटन मीटर भी हम कह सकते हैं, और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं वर्क का जो हमारे पास ऐसा यूनिट जो है, दैट इज जूल। समझा? एनर्जी का भी होता है, और हमारे पास वर्क का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, वो जूल होता है। इसके बाद इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर निकालना चाहोगे आप, डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला अगर हम निकालेंगे हम, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, देखिए हमारे पास फोर्स होता है
वो ma की इक्वल होता है। मास का डायमेंशन हो गया m और a हुआ एक्सेलरेशन का हो गया LT-2। ये आपने सेकंड यूनिट में पढ़ा है डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हो गया mLT-2। तो फोर्स का जब हमारे पास क्या हो गया mLT-2, mLT-2 ये फोर्स का हो गया, लेकिन इसके साथ डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या है डिस्प्लेसमेंट की, दैट इज लेंथ L है, समझा। तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशंस क्या होगी, लेंथ, जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, और फोर्स का हो गया mLT-2। L और L हो गया L स्क्वायर, तो हमारे पास बनेगा mL स्क्वायर, ये आपके पास आ रहा है mL स्क्वायर T-2। ये हमने इसका डायमेंशनल फार्मूला भी निकाला, किसका, ये आपके पास डायमेंशनल फार्मूला आ गया वर्क का। क्लियर आपको। तो ये वर्क का अभी मैंने आपको बोला, वर्क हमारे पास किसके इक्वल होगा, दैट इज Fs cos थीटा के इक्वल होगा, और वर्क जो है वो डिपेंड करता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट्स पर। अब जो वर्डन जो होगा हमारा यहां पर, ये आपने लिखा होगा, पास करके आप लिख लोगे आप। इसके बाद हमारे पास वर्क जो हमारे पास होता है ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और जीरो भी होता है। तो सबसे पहले हम इसके स्पेशल केसेस पर जब जाएंगे हम, तो पहला केस ले लेंगे हम, केस फर्स्ट में हमारे पास थीटा अगर आपके पास जीरो होगा, थीटा जीरो का मतलब ये हुआ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या है, जीरो है। तो थीटा जब जीरो होगा तो वर्क किसके इक्वल होगा, Fs cos थीटा, थीटा जीरो है आपके पास, तो आपके पास वर्क किसके इक्वल आएगा, Fs cos जीरो होता है 1 के इक्वल, तो हमारे पास वर्क आ रहा है Fs के इक्वल। इसका मतलब वर्डन आपके पास निकला। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा जीरो होने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये बॉडी है, इस पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, मैं बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, एस डिस्प्लेसमेंट हुई इसकी। यहां पर जो मैंने बॉडी पर फोर्स अप्लाई की, इस बॉडी पर जो मैंने फोर्स अप्लाई की, एफ फोर्स अप्लाई की, जैसे यहां पर फोर्स अप्लाई की, उस फोर्स, वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है। क्लियर आपको। इसका मतलब जब बॉडी को खींचूंगा, ऐसे खींच, बॉडी को मैं किसी एंगल पर नहीं खींच रहा हूं, मैं बॉडी को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर खींच रहा हूं, मैं ऐसे मैंने बॉडी को खींचा, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसी डायरेक्शन में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, हमारे पास फोर्स भी अप्लाई कर रहा हूं मैं, इसको ऐसे खींच रहा हूं मैं। इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल में है, तो पैरेलल में दोनों है तो एंगल कितना होगा, जीरो होगा। तो इस टाइम हमारे पास वर्डन होगा, क्योंकि हमारे पास थीटा जीरो होगा, वर्डन जो होगा हमारे पास क्या होगा, दैट इज Fs, आपको वर्डन निकलेगा। तो ये हुआ व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो, यू गेट द वर्डन, आपके पास वर्डन मिलेगा, क्योंकि बॉडी में डिस्प्लेसमेंट भी होगी और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शंस में होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो होगा आपके पास व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, जब आपके पास थीटा कितना होगा, 180 डिग्री होगा, तो वहां पर अगर आप वर्डन निकालना चाहोगे आप, देखिए आपको मैं कहूंगा दूसरा केस ले लेंगे हम, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ, देखिए Fs cos 180, cos 180 जो होता है हमारे पास वो कितना होता है, दैट इज -1 के इक्वल होता है, और वर्क जो आपके पास आ रहा है -1 को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -Fs, वर्डन जो आपके पास नेगेटिव आया। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, जब आपके पास थीटा 180 डिग्री होगा, इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री, तो वहां पर वर्डन जो होगा उस फोर्स से, जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल कितना बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा, तो वहां पर हमारे पास जो है जो वर्डन होगा उस फोर्स से वो नेगेटिव होगा, समझा। क्योंकि ये भी कंसीडर करना है यहां पर वर्डन किस फोर्स से आप करने जा रहे हो, तो यहां पर आपके पास वर्डन जो आ रहा है आपको नेगेटिव आ रहा है। अब अगर आपको पूछा जाएगा एग्जांपल दे दो कोई नेगेटिव वर्डन का,
देखिए एग्जांपल दूंगा आपको मैं, एग्जांपल जो दूंगा आपको मैं, जैसे मैं एक बॉडी को ग्राउंड से उठाया, मैंने एक बॉडी को जिसका मास कितना है, कितना है इसका मास, दैट इज mg है इसका मास, वेट हम लिखेंगे तो इसका वेट कितना है mg है। क्लियर आपको? यहां से जब मैंने बॉडी को उठाया और कहां पर पहुंचाया मैंने बॉडी को, ए पोजीशन से बी पोजीशन तक पहुंचाया मैंने, यहां से बॉडी को उठाया मैंने ऐसे 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 और पहुंचाया यहां पर। तो जब यहां पर पहुंचाया तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, जितना इसने डिस्टेंस कवर किया उतनी इस बॉडी की हाइट होगी। कितनी हाइट पर अब इस वक्त बॉडी है, वो h है। तो यहां पर अगर आप वर्डन निकालना चाहोगे आप, लेकिन यहां पर वर्डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, आप देखो बॉडी को मैं ऊपर की तरफ ला रहा हूं मैं ऐसे ऐसे, ग्रेविटेशनल फोर्स कहां की तरफ होगी, नीचे की तरफ। समझे आप? जैसे ये पेन है, पेन को ऐसे, ये बॉडी है, इसको उठाया मैंने, तो इसको ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है, ग्रेविटी जमीन की जो कशिश होती है उसकी फोर्स होती है वो नीचे की तरफ होती है। समझा? वो ग्रेविटेशनल फोर्स भी किस इक्वल होती है, वो इस बॉडी के ही इक्वल, बॉडी के वेट के इक्वल होती है, mg के इक्वल होती है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, समझना हो, बॉडी को ऐसे उठा रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट कहां की तरफ हो रही है, ऊपर की तरफ, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कहां की तरफ है, नीचे की तरफ। समझे आप? ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट कहां की तरफ है, ऊपर की तरफ है। तो एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो यहां पर मैं कह सकता हूं, मैं एग्जांपल जो दूंगा यहां पर, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्डन जो होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। कैसे होगा आप देखेंगे, आप निकालेंगे हम। तो देखिए यहां पर आपको कहूंगा मैं, वर्क जो होता है वो किसकी होता है, वो एफ एस कॉस थीटा की होता है। यहां पर जो फोर्स जो है, ये फोर्स कौन सी फोर्स है, क्योंकि बॉडी को ऊपर उठा रहा हूं मैं ऐसे, ये जो वर्डन कर रहा हूं मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से निकाल रहा हूं वर्डन, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ होगी, ये एफ जी होगा। समझ में आ रहा आपको? फोर्स जो है आपके पास क्या है, दैट इज एफ जी है, और एस हो गया डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, जितनी इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, समझा, ए से बी तक, उतनी हाइट भी हमारे पास है बॉडी की, किस साइड पर है। इसका मतलब एस जो होगा वो एच के इक्वल होगा। समझा? और थीटा जी कहां की तरफ है, देखिए एफ जी जो हमारे पास है वो डाउनवर्ड्स की तरफ है। ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉडी पर जो है वो नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो यहां पर देखो आप, F इज इक्वल टू एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स, इस बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होती है, जो आपको मैं बोलूंगा मैं, इस बॉडी पर जब मैंने बॉडी को ऊपर खींचा, ऊपर उठाया ए से बी, तो जितना ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है हमारे पास बॉडी पर, वो वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल होती है। तो बॉडी का वेट कितना होता है, वेट ऑफ बॉडी, वो mg की होता है, w जो होता है mg की होता है। m is the mass of this body and g is the acceleration due to gravity। समझे आप? इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स वो किसकी होगा, वो mg की होगा। क्लियर हो? तो यहां पर मैं fg की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं, mg लिख सकता हूं मैं, और s की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं, h लिख सकता हूं मैं। cos 180 कितना होगा, -1। क्लियर? यहां तक आपको, आप इसी को यहां पर लिखूंगा मैं, वर्क आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, दैट इज -mgh। देखिए वर्ड नेगेटिव है आपको,
लेकिन ये वर्डन कौन सा है? वर्डन बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये वर्डन आपके पास नेगेटिव निकला, नेगेटिव वर्डन। और यहां पर आपके पास जो है, जो आपको मैंने बोला, डिस्प्लेसमेंट ए से बी बॉडी पहुंच आई, डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट वर्डन है, समझा? जो मैंने वर्डन निकाला, वर्डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्डन, बॉडी ऊपर आई ए से बी, डिस्प्लेसमेंट जितनी हुई इसकी ए से बी तक, उतनी जितनी डिस्प्लेसमेंट होगी हमारे पास ए से बी, तो वो तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो होगी हमारे पास, वो इस बॉडी के हाइट के इक्वल होगी, क्योंकि ग्राउंड से उठाया ना मैंने, ग्राउंड से पहुंचाया बी तक, यहां से यहां तक। तो यहां पर एंगल ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, एंगल 180 डिग्री। और ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉडी पर जो होगी, जो यहां पर ए पर थी उसके बाद बी पर पहुंची, वो वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल होती है। तो वेट ऑफ बॉडी किस होता है? वो mg की इक्वल होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg की इक्वल, तो आपके पास वर्डन जो निकला वो नेगेटिव आया। क्लियर हो रहा होगा आपको? एक और एग्जांपल दूंगा आपको मैं नेगेटिव वर्डन की। वर्डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, समझा? जैसे एक बॉडी जो है, जैसे एक बॉडी जो है ए से बी जा रही है, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? एस, ए से बी। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी? फ्रिक्शनल फोर्स, समझा? फ्रिक्शनल फोर्स जो होगी वो कहां की तरफ होगी? वो बैकवर्ड्स की तरफ होती है। अपोजिंग फोर्स होती है ना फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे मैं चल रहा हूं तो फ्रिक्शनल फोर्स मेरे पीछे की तरफ है, कोई बॉडी आगे की तरफ जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है वो बैकवर्ड में होती है, अपोजिंग फोर्स होती है फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगर इस फ्रिक्शनल फोर्स, ये जो हमारे पास फोर्स जो हमारे पास कौन सी है, ये फ्रिक्शनल फोर्स, और वर्डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स जो हम निकालेंगे, आप अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, इस फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट वर्डन जो होगा वो भी आपके पास कितना होगा? वो नेगेटिव होगा वर्डन। क्लियर आपको? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वहां की तरफ। क्लियर आपको? फोर्स जो है अपोजिट में लग रही है। क्लियर आपको? तो एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट में हमारे पास वर्डन जो होगा वो क्या होगा? वो आपका 0 ही होगा। क्लियर हो आपको? तो ये जो मैंने आपको बोला, या एक गाड़ी जो है उस पर हम क्या करते हैं? ब्रेक यूज करते हैं गाड़ी में। जो ही हमने गाड़ी में ब्रेक यूज की तो ब्रेक क्या होती है? एक अपोजिंग फोर्स होती है। बॉडी ऊपर, गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, लेकिन जो ही हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स कहां की तरफ होती है? डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में होती है। बॉडी आगे की तरफ, गाड़ी आगे की तरफ, ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो वो ब्रेक जो होती है वो फोर्स, अपोजिंग फोर्स होती है, वो यहां की तरफ होती है। तो एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। तो इसका मतलब वहां पर भी जो वर्डन होगा अगेंस्ट दिस, कौन सी फोर्स? अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स ही हम कहेंगे। टायर्स में जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी, या अगेंस्ट द ब्रेक्स, जो ब्रेक की वजह से फोर्स ड्यू टू अ ब्रेक, समझा? जो ब्रेक की वजह से फोर्स अप्लाई होगी, और वहां पर हमारे पास ब्रेक की वजह से जो वर्डन होगा उस बॉडी पर वो भी नेगेटिव होगा, क्योंकि बॉडी आगे की तरफ जा रही है, ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, तो ब्रेक की वजह से जो फोर्स होगी वो यहां की तरफ होगी। एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। तो वहां पर भी हमारा वर्डन जो होगा वो नेगेटिव ही होगा। इसके बाद लास्ट हमारा जो है दैट इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा जब आपके पास 90 डिग्री होगा तो केस थर्ड में हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए जब थीटा 90 डिग्री होगा तो वर्डन होगा हमारा कि नहीं होगा? एफ एस cos 90। cos 90 किस होता है? 0 के इक्वल होता है। वर्डन इज इक्वल टू 0। समझे आप? यहां पर देखो, ये जो मैंने निकाला था, ये जो हमारे पास था वर्डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो आपके पास था ये अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां पर अगेंस्ट क्यों कहा था मैंने? डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ और वर्डन नीचे की तरफ। क्लियर आपको? तो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स हम निकाल रहे थे यहां पर वर्डन। अब यहां पर देखो
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 9 डिग्री है। एक केस अगर आपको मैं बोलूंगा यहीं पर, आप देखो ये बॉडी है, बॉडी पर यही बॉडी ले लेंगे हम, बॉडी पर फोर्स जो अप्लाई की गई है वो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की गई है, ये अप्लाइड फोर्स है। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? एस, अप्लाइड फोर्स, तो एंगल कितना है? 0 है। अगर इसी बॉडी पर मैं वर्डन निकालूंगा, मैं समझा, वर्डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इस बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स कहां की तरफ होगी? डाउनवर्ड्स की तरफ होगी, समझा। अप्लाइड फोर्स की वजह से बॉडी जो है वो आगे की तरफ, ये अप्लाइड फोर्स है। लेकिन हर एक बॉडी पर वेट की वजह से भी तो एक फोर्स होती है ना, वो डाउनवर्ड्स की तरफ होगी। अगर इसकी वजह से वर्डन निकालूंगा मैं, इस फोर्स की वजह से, ना कि इस फोर्स की वजह से, तो एंगल कितना बनेगा? यहां पर देखिए, डिस्प्लेसमेंट वहां की तरफ, फोर्स यहां की तरफ, एंगल कितना? 9 डिग्री। क्लियर आपको? तो ये भी एक एग्जांपल है, यहां पर एंगल कितना बनेगा? 9 डिग्री बनेगा। तो वर्डन बाय दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यहां पर जो वर्डन होगा वो कितना होगा? वो 0 होगा, जो अभी निकाला है। ये एक एग्जांपल है हमारे पास। यहां पर हमारे पास ये भी हमारे पास था, वर्डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स हम निकालने जा रहे थे, लेकिन यहां पर डिस्प्लेसमेंट और वर्डन के बीच में एंगल 180 डिग्री था। यहां पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मैं वर्डन निकाल रहा हूं मैं, लेकिन यहां पर डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है, क्योंकि अप्लाइड फोर्स भी यहां पर प्रेजेंट है। अप्लाइड फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है? आगे की तरफ हो रही है, एस। लेकिन हर एक पॉइंट पर इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी होती है, वो नीचे की तरफ होती है ऑलवेज। तो एंगल कितना? 90 डिग्री। तो वर्डन कितना होगा? 0 होगा। क्लियर आपको? या एक और एग्जांपल दूंगा आपको मैं, ये तो एक एग्जांपल दी मैंने यहां पर, या सिंपल में हमारे पास एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेंगे, वर्डन वहां पर भी हमारे पास 0 होता है जहां पर हमारे पास बॉडी की कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है, समझा। बॉडी ने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं की, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एस 0 है, तो वर्डन क्या होगा? 0 होगा। क्लियर हो? इसका मतलब ये मेन पॉइंट है आपका कि वर्डन किसके अगेंस्ट आप फोर्स, किसके अगेंस्ट आप वर्डन निकालने जा रहे हो? आप बाय व्हाट फोर्स, किस फोर्स से आप वर्डन निकालने जा रहे हो? आप वर्डन, एक और एग्जांपल दूंगा आपको मैं, जैसे हमारे पास एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है बॉडी का। तो यहां पर अगर आपको कहूंगा मैं, वर्डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स अगर हम निकालेंगे, हम एफ सेंट्रीपिटल फोर्स किसी एक पॉइंट पर, यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? यहां पर इस पॉइंट पर ये डिस्प्लेसमेंट है एस, सेंट्रीपिटल फोर्स देखो अंदर की तरफ है, एंगल कितना है? यहां पर 90 डिग्री है, वर्डन कितना होगा? 0 होगा। एफ एस कॉस 90 होता है 0। तो देखिए, वर्डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, यहां पर हमारे पास एक बॉडी पर, हमारा बॉडी हैविंग अ सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है बॉडी का, और यहां पर हमारे पास अगर आप वर्डन निकालना चाहोगे, आप एक बॉडी पर, ये बॉडी विच इज एट पॉइंट ए, अगर हमारे पास ए पॉइंट पर है, तो वहां पर हमारे पास इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? एस है, और उस टाइम इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो एक्ट कर रही है वो एफ सी कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट और सेंट्रीपिटल फोर्स के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो यहां पर वर्डन क्या होगा? वो 0 होगा। क्लियर आपको? तो ये मैंने आपको वर्क बोला, आपको मैंने वर्क क्या होता है, और वर्डन बाय कांस्टेंट फोर्स, उसकी एक्सप्रेशन हमने निकाली, और इसके बाद हमने पॉजिटिव वर्डन, नेगेटिव वर्डन और 0 वर्डन कब होता है। पॉजिटिव वही हुआ जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे, थीटा कितना होगा? 0 होगा, तो पॉजिटिव वर्डन। जब फोर्स और वर्डन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 डिग्री होगा, तो नेगेटिव वर्डन। और जब हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 होगा,
तो वहां पर हमारे पास वर्डन 0 होगा। तो पहला लेक्चर आपका समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारे पास वो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। इन्हीं पर तब तक के लिए ओके, गुड बाय, थैंक यू।